हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद आलोक। जीव विज्ञान के इस कोर्स में आज हम लोग पाचन तंत्र को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेसन में पाचन तंत्र से संबंधित मैं कुछ आपको जानकारियाँ दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है वो मुख्यतः दो भागों से मिलकर बनता है। पहला आहार नाल, दूसरा है पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आहार नाल के बारे में पूरी चर्चा की थी, जिसमें मुख गुहिका, माउथ कैविटी, ग्रास नली, अमाशय, ठीक है, स्टमक, छोटी आंत और बड़ी आंत, इनकी चर्चा हुई थी। और पाचन ग्रंथियों के अंतर्गत लार ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, इनसे निकलने वाले जितनी भी चीज़ें हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में और डिटेल नॉलेज आगे आने वाले लेसन में भी मिलेगी। तो यहाँ पर जो चर्चा करेंगे, पिछले लेसन में मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से भी चीज़ें दिखाई थी, जो पाचन तंत्र का पूरा डायग्राम आपको समझाया था। और इसके बाद जो है पाचन तंत्र के बारे में चर्चा हुई थी। पोषण के चरण देख रहे थे हम लोग, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था भोजन का अंतःग्रहण। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि भोजन की शुरुआत जो है हम बाह्य वातावरण से भोजन मुख से प्रारंभ करते हैं, फिर मुख गुहा में जा करके इसमें जीभ और जबड़े का यानी दांतों का एक महत्वपूर्ण रोल है, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। इसके बाद भोजन ग्रसनी में जाता है, और ग्रसनी के बाद ग्रास नली, फिर अमाशय, अमाशय से होता हुआ ग्रहणी, और फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। इसके बाद मलाशय, रेक्टम से एनस द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में भोजन जो है पचता भी है, पाचन होता है, उसका डाइजेशन होता है। बहुत सारे जो पोषक तत्व भोजन के होते हैं हमारे शरीर के भिन्न भिन्न जो आर्गन्स हैं उनके द्वारा उसको अवशोषित किया जाता है, और शरीर के पूरे शरीर में जो एनर्जी क्रिएट होती है भोजन को करने के बाद उसको पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। तो उन सभी की चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और किस किस लेवल में भोजन का पाचन होता है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हैं जिनका यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होता है, जैसे रेनिन, पेप्सिन। ठीक है, उनके बारे में, सबके बारे में चर्चा आने वाले इस लेसन में करेंगे। तो मनुष्य में पाचन क्रियाएं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले ये बात हमें जानना है कि पाचन वास्तव में है क्या। ठीक है, पाचन के बारे में यदि हम चर्चा करें तो पाचन क्या है, जो अविलेय भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, अविलेय भोज्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विलेय पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से टूटते नहीं हैं। ठीक है, पाचन के द्वारा उन सभी पदार्थों को तोड़ करके, ठीक है, एक तरीके से उनका पाचन करके जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, पूरे बॉडी में उसे पहुंचाना, ये पाचन क्रिया के अंतर्गत पूरा प्रोसेस होता है। यह क्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। ठीक है, मनुष्य में पाचन जो है मुख से लेकर के मलद्वार तक, ये पूरी जो आहार नाल होती है, ये माउथ से लेकर जो एनस तक है, ये पूरी फैली होती है। इसी में बहुत सारे जितने भी अंग हैं वो सारे अंग इससे जुड़े होते हैं। तो यदि पाचन क्रिया के चरणों की बात करें तो जो पाचन क्रिया है वो मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा में हम लोग लार के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये जो सलाइबा होता है इसका भी एक बहुत बड़ा वर्क है, और सलाइबा में जो बहुत सारे चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि जल है श्लेष्म या म्यूकस, ठीक है, टॉयलिन है, मोल्टेज एंजाइम्स वगैरह जो पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मुख गुहा में पाचन, इसके बाद ग्रास नली में पाचन होता है, ग्रास नली के बाद अग्नाशय में भी पाचन क्रिया संपन्न होती है। अमाशय, ठीक है, अमाशय, अमाशय के बाद जो पाचन क्रिया है वो, उसके बाद ग्रहणी, ठीक है, ग्रहणी, इसके बाद ग्रहणी में जो बाइल्स होते हैं यानी पित्त रस, उसके बारे में अग्नाशयी रस, उसके बारे में पैनक्रियाटिक जूस या बाइल जूस, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद छोटी आंत में जो पाचन होता है, और इसके बाद फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद भोजन का जो अवशोषण होता है, ठीक है, भोजन का अवशोषण और फिर स्वांगीकरण, इन सभी के बारे में चर्चा करके फिर हम लोग पाचक ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं मुख गुहा से, कि मुख गुहा में किस प्रकार से भोजन का पाचन जो है प्रारंभ होता है। तो जो मनुष्य ठोस पदार्थ भोजन के रूप में हमारे द्वारा लिए जाते हैं, ठोस हो या तरल पदार्थ हो, तरल पदार्थ में तो दांतों का इतना बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन जो ठोस पदार्थ होते हैं तो दांतों के द्वारा उनको पीस पीस कर छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए, ताकि अंदर जाकर के डाइजेस्ट होने में उसे कम समय लगता है। ठीक है, और भोजन बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे भोजन को दांत जो है पीस पीस कर लुगदी में तब्दील कर देते हैं, लुगदी बना देते हैं भोजन की,
और भोजन मुख में जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ पर लार ग्रंथियों द्वारा जो सलाइवा निकलता है, उस सलाइवा द्वारा भोजन को चिकना बना दिया जाता है ताकि उसको निगलने में आसानी हो। यदि लार की बात करें तो लार जो है अम्लीय होता है, ठीक है। इसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में होता है, ठीक है। देखिए 7 से कम जो पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक जो पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है। तो लार का एक तरीके से अम्लीय होता है, हल्का सा खट्टापन होता है लार में, ठीक है। तो जो सलाइवा है, तो सलाइवा में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं और इनके भिन्न भिन्न कार्य हैं। जैसे कि सलाइवा में जो है जल की मात्रा पाई जाती है जिसे म्यूकस बोलते हैं, ठीक है। ये भोजन को गीला कर देता है और लसदार बना देता है। भोजन को गीला करने का कार्य म्यूकस और वाटर बॉडी का होता है। लगभग 99% तो जल और श्लेष्म यही दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा जो एंजाइम्स होता है लार में वो है टाइलिन, ठीक है। ये एक प्रकार का एंजाइम्स है। ये भोजन के मंड यानी स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। इसे सलाइब्री एंजाइम्स भी कहा जाता है। मोल्टेज एंजाइम्स जो होता है, इसमें जो मोल्टेज शर्करा होती है उसको ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। तो देखिए एक लार के द्वारा एक बहुत बड़ा रोल अदा किया जाता है भोजन को, एक तो सबसे पहले चीज़ चिकना बनाने में, लसदार बनाने में, और इसके बाद उसमें बहुत सारे एंजाइम्स द्वारा जो उसमें जो शर्करा होती है उसको चेंज करने में, यहीं से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। ग्रासनली की बात करें, इसके बाद ग्रासनली में पाचन शुरू होता है। लेकिन एक चीज़ आपको जरूर जानना है, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ग्रासनली में कोई पाचन नहीं होता, ठीक है। इसमें होता क्या है, ग्रासनली के माध्यम से भोजन जो है मुख गुहा से अमाशय में जाता है, ठीक है। भोजन निगलने की क्रिया, ठीक है, और उस क्रिया का प्रतिवर्ती क्रिया जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तथा इसका केंद्र में मेडुला में जो स्थिति होती है, तो इसकी दीवारों में बहुत सारी श्लेष्म ग्रंथियां यानी कि म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनसे म्यूकस उत्पन्न होता है, ठीक है। ये भोजन को और चिकना बनाता जाता है जिससे कि भोजन जो है आसानी से अमाशय तक पहुंच सके, ग्रासनली में कहीं पर रुके नहीं, ठीक है, चिकनाहट प्रदान करता है। यहाँ पर क्रमाकुंचन क्रिया होती है। क्रमाकुंचन क्रिया के माध्यम से भोजन जो है धीरे धीरे अंदर अमाशय तक पहुँचता है। अब अमाशय की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो हम भोजन में लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। भोजन जो है मुख गुहा से इसका पाचन शुरू हो जाता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। ग्रहणी तथा छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जो ग्रहणी होती है और जो छोटी आंत होती है उसमें जो बेसिक मीडियम होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। यदि वसा की बात करें तो वसा का पाचन भी अमाशय से ही प्रारंभ होता है, ठीक है। वसा और साथ में प्रोटीन, इन दोनों का जो पाचन है, इनका जो डाइजेशन है, ये अमाशय से शुरू होता है। देखिए अमाशय में क्या होता है, भोजन को मथा जाता है, ठीक है। क्रमाकुंचन की जो प्रक्रिया होती है, अमाशय में लगभग भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, ठीक है। यहाँ पर भोजन का मंथन होता है और यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। पूरी तरीके से पाचन नहीं होता, आंशिक पाचन होता है। अमाशय की दीवारों पर जठर ग्रंथियाँ होती हैं, बहुत सारी जठर ग्रंथियाँ। अब जठर रस निकलता है, इन ग्रंथियों द्वारा जठर रस निकलता है जो अम्लीय होता है, ठीक है। अब देखिए बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। इसका पीएच मान कितना है, 0.9 से लेके 1.5, यानी कि 7 से काफ़ी कम है, यानी कि कितना काफ़ी खट्टापन होता है इसमें, ठीक है। तो जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जिसका पीएच मान 0.9 से लेकर 1.5 होता है। अब जठर रस के बारे में बात करें कि जठर रस का क्या कार्य है, ठीक है। ये देख सकते हैं अमाशय के बारे में जो चीज़ें मैंने चर्चा की, यहाँ पर आपको जठर रस के बारे में देख लेते हैं। जठर रस में बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो पाए जाते हैं। सबसे पहले जठर रस में 99% जल होता है और म्यूकस और लवण भी होते हैं, ठीक है। जठर रस में 99% जल और म्यूकस होता है, कुछ लवण भी पाए जाते हैं, यानी साल्ट बॉडी भी पाई जाती है। इसमें जो है HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है। ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, ठीक है, और जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है, और सबसे बड़ी बात भोजन को सड़ने से बचाता है, ठीक है।
हमारे बॉडी में 3 से 4 घंटे भोजन यहाँ पे रहता है, यानी 3 से 4 घंटे भोजन जो है सड़े ना, ये काम जो है HCl का होता है तथा जो हड्डियाँ होती हैं उनको गलाता है। ठीक है, इसके बाद पेप्सिन। पेप्सिन जो है ये भोजन के प्रोटीन को, जो भोजन में प्रोटीन पाया जाता है उसको पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। रेनिन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दूध में विलेय प्रोटीन है। ठीक है, दूध में जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है केसीन। ठीक है, तो दूध में विलेय प्रोटीन को ठोस एवं अविलेय दही में बदल देता है। जब हम दूध पीते हैं तो उसमें पाई जाने वाली जो प्रोटीन केसीन है, हमारे बॉडी में जो जठर ग्रंथि है उससे निकलने वाला रेनिन उसे ठोस और अविलेय दही में बदल देता है। ठीक है, इसमें जठर रस में गैस्ट्रिक लाइपेज भी निकलता है, ये वसा का अपघटन करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज ये वसा का अपघटन करता है, यानी कि वसा का प्रोटीन का दोनों का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो गया, आमाशय से प्रारंभ हो गया। आगे चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर पित्त लवण के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, पित्त लवण ये क्या है, ये हाँ थोड़ा सा इसके पेजेस, हाँ गृहिणी में पाचन, अब गृहिणी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अमाशय के बाद भोजन जो है गृहिणी में जाता है। पिछले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था गृहिणी, दोनों के बीच में पाइलोरिक एक कपाट होता है, पाइलोरस कपाट या पाइलोरिक कपाट। एक वाल्व जो होता है ये क्या करता है, अमाशय से भोजन गृहिणी में तो पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही भोजन अमाशय से गृहिणी में पहुंचता है तो कपाट आपस में बंद हो जाता है ताकि भोजन वापस अमाशय में ना पहुंच सके। तो अमाशय में जो लुगदी के समान जो भोजन बनता है उसे काइम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है काइम। तो अमाशय में लुगदी के समान जो भोजन बनता है उसे काइम कहते हैं। ये पाइलोरस कपाट से होता हुआ गृहिणी में पहुंच जाता है। ठीक है, पाइलोरस कपाट आप पिछले लेशन में देखेंगे तो वहाँ पे डायग्राम में मैंने दिखाया है। तो यहाँ पर जो भोजन है, पहले जो बाइल जूस होता है, पित्त रस होता है, और बाद में अग्नाशयी रस पैनक्रियाटिक जूस, इन दोनों से भोजन मिलता है। ठीक है, अब पित्त रस के बारे में बात करें तो पित्त रस का जो स्राव है वो रासायनिक उद्दीपनों से प्रभावित होता है। पित्त रस का जो स्राव है वो रासायनिक उद्दीपनों से प्रभावित होता है। इन रासायनिक यौगिकों को कोलेगोग कहते हैं। पित्त रस जो होता है हरे पीले रंग का होता है तथा क्षारीय होता है। ठीक है, बेसिक होता है, 7.6 से लेकर के 7.7 इतना जो है इसका पीएच मान होता है। यह तरल होता है। ठीक है, यह भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। देखिए आपने अभी पहले इससे पहले पढ़ा जो जठर रस होता है। ठीक है, जठर रस में आप देख रहे हैं जठर रस की जो स्वरूप है वो अम्लीय होता है, लेकिन जैसे ही गृहिणी में भोजन अमाशय से आता है तो अम्लीय भोजन पित्त रस के माध्यम से क्षारीय में बदल जाता है। ठीक है, इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी पाचन में इसका बहुत महत्व है। ठीक है, यह आंत में क्रमाकुंचन गति को बढ़ाता है ताकि पाचन रस काइम से मिल सके। काइम क्या है, काइम मैंने आपको बताया, काइम क्या है, आमाशय में जो लुगदी बना भोजन है वो काइम कहलाता है। और जो आंत में जो ये रस है, ठीक है, गृहिणी का जो ये रस है ये क्रमाकुंचन यानी कि उसको मथ करके उसको आपस में मिलाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, वसा का पायसीकरण करता है तथा स्टीएप्सिन द्वारा एंजाइम का वसा में अधिकतम पाचन कर सके। यहाँ पर मैंने पित्त रस का एक स्ट्रक्चर दिखाया है कि पित्त रस में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। देखिए पित्त रस में कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ में पित्त लवण और पित्त वर्णक यानी बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवार्डिन ये दो बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, जो इसको जो है इसका कलर जो है हरे और पीले रंग का जो है इन्हीं कारण से होता है, इन्हीं पिगमेंट्स के कारण होता है। अकार्बनिक पदार्थों की बात करें तो अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट ये दोनों जो है अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पे पित्त रस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहला योगदान तो ये कि भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। ठीक है, इसके अलावा गृहिणी में एक और जो रस है वो भी पैदा होता है, उसे बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अग्नाशय जो होता है वहाँ से निकलता है। तो पहले पित्त लवण के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो पित्त लवण होता है ये
तल तनाव को कम करता है, ठीक है। वसा तथा वसा में घुलनशील विटामिन के पाचन में भाग लेता है। पित्त लवण का क्षारीय गुण उसमें पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ के कारण होता है। अकार्बनिक पदार्थ देखिए कौन सा पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोनेट, ये दोनों पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे अकार्बनिक पदार्थ के कारण होता है। पित्त वर्णक बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन ये हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था 2 तरीके के पिगमेंट पाए जाते हैं जिनका नाम है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये हीमोग्लोबिन के विघटन से बनते हैं। ये उत्सर्जी पदार्थ हैं और अपच भोजन के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये उत्सर्जी पदार्थ यानी वो पदार्थ जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शोषित नहीं होते हैं। तो जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन है ये दोनों जो है उत्सर्जी पदार्थ हैं और भोजन के अपच भोजन के साथ भोजन से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है अग्नाशयी रक्त, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो इसमें 4 प्रकार के पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। देखिए पित्त जो बाइल जूस था उसमें किसी भी तरीके के एंजाइम्स नहीं पाए गए थे, लेकिन यहाँ पर अग्नाशयी रस में 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला है ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। ये काइम मैंने बताया अमाशय द्वारा लुगदी बना हुआ भोजन, ठीक है। ये काइम की शेष प्रोटीन तथा पेप्टोन को बिलीय अमीनो अम्ल में बदल देता है। इसके बाद दूसरा है एमिलोपेप्टिन, ये मंड को मल्टोज शर्करा में बदल देता है। स्टिएप्सिन ये पायसीकृत वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। और कार्बोक्सीपेक्टिडेस ये भोजन प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड अणुओं को अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है। तो इस तरीके से अग्नाशयी रस और पित्त बाइल जूस इन दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान है। अग्नाशयी रस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, एमिलोप्सिन है, स्टिएप्सिन है और कार्बोक्सीपेप्टिडेस है, ठीक है। आगे हम लोग एक चार्ट के माध्यम से भी चीज़ों को बाद में रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पर मैं आपको चर्चा करूँगा छोटी आंत में किस प्रकार से पाचन होता है। देखिए भोजन मुख गुहा से होता हुआ ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में पहुंचा, अमाशय से ग्रहणी में पहुंचा, ग्रहणी में पाचन के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है जहां पे भोजन का अवशोषण किया जाता है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में पहुंचता है जहां भोजन का शेष अवशोषण होता है। बड़ी आंत के बाद भोजन जो है मलाशय के माध्यम से जो अपचित पदार्थ होते हैं वो एनस के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद छोटी आंत का हम लोग चर्चा करेंगे। छोटी आंत में जो पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बड़ी आंत में पाचन, उससे पहले सीकम में पाचन, सीकम के बारे में मैंने बताया था, जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलती है वहाँ एक मोटा सा क्षेत्र बन जाता है जहाँ पर पाचन क्रिया में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और जो आपका प्रश्न आया था कि सेल्यूलोज, यूपीपीसीएस का पहला ही प्रश्न था बी सीरीज का, जिसमें ये क्वेश्चन था कि सेलुलोज मानव शरीर में नहीं पचता, उसमें सीकम का बहुत बड़ा रोल है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर अवशोषण, ठीक है, स्वांगीकरण, ये सब चीज़ों को आगे आने वाले लेसन्स में देखेंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, बायोलॉजी कंप्लीट करना मेरी कमिटमेंट है और मैं पूरी करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा समय काफ़ी व्यस्त हो जाता है जिस कारण से मैं चीज़ें नहीं करा पाता हूँ, लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत हो, मैं आपके साथ हूँ, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।